तो आज बेटा हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। ठीक। अब आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री में बिना केमिकल रिएक्शन के कुछ होगा नहीं। तो पहली चीज ये आती है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन। ओके, तो लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस कर दीजिए। केमिकल रिएक्शंस are the processes in which new substances, अब यहां बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हाँ, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। पहली बात हमने क्या कही, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which new substances with new properties are formed। तो नए सब्सटेंस बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। क्लियर है? Sir, can you repeat? Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें स्टार के साथ लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कह रहे हैं डेफिनेशन इज नॉट विजिबल। अब विजिबल है? Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में, वैसे तो आपने बचपन से ये पढ़ रहे होंगे, 5th या 6th में आ जाता है। ठीक है, यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट्स पता है आपको, चलिए पहले लिख लीजिए, substances which take part in a chemical reaction, are called reactants। इनको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। बात समझ में आई? जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी रिएक्शन में उन्हें रिएक्टेंट कहेंगे, और ये मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें प्रोडक्ट कहेंगे। और लिख लीजिए, the new substances produced as a result of chemical reaction are called products। फाइन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है ए और ये बी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी इसको कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। बता दो ना आपको, एलिमेंट और कंपाउंड, तो ए कंपाउंड और बी कंपाउंड, अभी कंपाउंड ले लेते हैं, बाद में एलिमेंट की भी बात कर लेंगे। ठीक है, ए बी के साथ रिएक्ट करके आपको सी और डी और ई भी दे सकता है, जरूरी नहीं दो ही दे, सी डी ई दे देता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद आ रहे हैं, रिएक्शन के रिजल्ट है ये, और ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई? तो एक तो ये कहानी है जी। ठीक, हाँ, अब एक पॉइंट और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार के साथ लिखना।
during a chemical reaction, during a chemical reaction, atoms of elements do not change. बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं ए बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, लेकिन एटम जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ओनली देयर अरेंजमेंट चेंज. ठीक है. हाँ, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियरिटी आएगी, पहले इसको नोट कर लीजिए. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपने बेटा, ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, सभी को पता होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, और क्लियरिटी के लिए हम इसे गैसियस फॉर्म में भी लिख देते हैं. यहां पे हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, और इन दोनों ने मिलके हमें क्या दे दिया बेटा? वाटर. इन्होंने हमें मिलके वाटर दे दिया. ठीक है, अब अगर हम इन्हें सिंबल के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं. यहां पर हम लिखते हैं H2 और यहां पर हम लिखते हैं O2, बिकॉज हमारी जो गैसेस होती है वो हमें H2 और O2 के फॉर्म में मिलती हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं होती. स्टेबिलिटी यहां पे होती है. ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके हमें दे देते हैं यहां पे क्या? H2O. लेकिन अभी ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है. बैलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स सेम नहीं है. क्लियर? बिल्कुल सही बात है आपकी. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे 2H2 plus O2 gives you 2H2. ये अभी बैलेंसिंग बाद में आएगी, डोंट वरी अबाउट इट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपने कहा 2H2 plus O2 gives you 2H2. वेरी गुड. अब अगर आप यहां पे देखें तो था क्या, आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग थी. ये बात हम सीख चुके हैं बेटा बॉन्डिंग में. ठीक है ना? और ऐसे आपके पास दो मॉलिक्यूल थे. बात समझ में आई? और एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का. अब क्या होगा, जब ये आगे जाएंगे तो देखिए इनके अरेंजमेंट चेंज होंगे. ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे. क्लियर? और इस तरह से H और इनके साथ कंबाइन हो जाएगा एक O, और इधर H और H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा O. तो यहां पर क्या हुआ, एलिमेंट्स अगर आप देखें, 2 ऑक्सीजन पहले थे, 4 हाइड्रोजन बाद में थे, फाइनली भी 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन आपके पास बचे रहे. ये समझ में आया? तो एटम कम या ज्यादा नहीं हुए, वो जितने थे उतने ही रहते, बस उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है. ठीक है, अब अरेंजमेंट चेंज क्यों होता है ये आपको पता है. या तो उनके बीच शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, या कोई किसी को डोनेट कर देगा, यानी उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी. क्लियर है? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे बेटा. एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हैं, मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको बस, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती. ठीक है, ओके. जैसे पहली अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, ये मैं डेली लाइफ से ले रहा हूं. ठीक है, और सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया होगा वो लिखा होगा सोरिंग ऑफ मिल्क, है ना? हाँ, ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है. दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, वहां पर हाँ आगे बताएंगे आपको लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है.
ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे, अच्छा, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन में आएगा। ठीक है, और लिखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आगे आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फ्यूल आएगा आपका, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन्स पड़ेंगे और उसका कंबशन पड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करेंगे। फाइन। तो कोई भी चीज अगर जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगी बनाएगी अगर उसमें कार्बन कंटेंट है। ठीक है, हाँ, और अदरवाइज कोई और ऑक्साइड बताएगी। जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। फाइन, ओके। अच्छा, एक और है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब ने बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, वहां पर काफी केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बायो के हिसाब से एक और देखें तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी पढ़ा होगा आपने, ये भी केमिकल रिएक्शन है बेटा। ठीक, ओके। सेवेंथ है बर्निंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग नहीं कह रहा हूं, मेल्टिंग नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बर्निंग। हाँ, खत्म हो जाएगा वो, गैस में बन के उड़ जाएगा। ओके। फिर एक आपका डेली लाइफ से आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फाइन, हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि नेचुरल वे में होना चाहिए, आप केमिकल्स डाल के उस रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। आम का सीजन चल रहा है ना, तो एक तो ये है कि बेटा वो पेड़ पे ही पके नेचुरल वे में, और दूसरा ये है कि आप उसको कच्चा तोड़ लीजिए और बाद में पका दीजिए, जल्दी पक जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो प्रोसेस ठीक नहीं कही जाती। जो नेचुरल वे में आपको मिलेगा वो जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है उसके हिसाब से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये जनरली कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है। कुछ फिजिकल चेंज के एग्जांपल दे देंगे। तो ये सब आप 7th 8th से करते आए हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पे डेप्थ पे नहीं जा रहा हूं। अब लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical reaction, characteristics of chemical reactions। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या हो सकता है, जरूरी नहीं हर केस में हो, बट कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, न्यू सब्सटेंस तो बनेंगे, वो प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन इनको लिखने का एक मेथड है। जब भी आप रिएक्टेंट्स को नहीं सब, वो तो रिएक्शन होगी, हर रिएक्शन वो है। ठीक, तो इसमें नंबर 1 लिखिएगा, ये आपका होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फाइन, सेकंड है, ऑर्डर में लिख लेते हैं, ऑर्डर में ही याद करेंगे। सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ, अभी डिटेल में समझा रहा हूं, अभी पहले नोट करते चलिए, प्रेसिपिटेट। ठीक है, फिर थर्ड इसमें होता है चेंज इन कलर। इन सब चीजों से आप बता सकते हैं कि भाई हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं तो। कई बार हो सकता है ना मिले तो आप इस प्रॉपर्टी को तो यूज नहीं कर सकते, फिर कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। यस, किसी ने मुझे लिखा हीट रिलीज हो रही है,
तो उसको जो है ऐसे लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। और एक और चीज है बेटा, कई बार ना चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। हाँ, लेकिन खाली चेंज इन स्टेट जो है, केवल एक ही एलिमेंट है उसकी चेंज इन स्टेट, या कंपाउंड है उसकी चेंज इन स्टेट, उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहते। जैसे आपके पास वाटर है, आपने वाटर को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। H2 और O2 में सेपरेट नहीं किया है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये फिजिकल रिएक्शन, समझ में आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम जिन चीजों को, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे वो ये होंगी, ठीक है। और आपके कोर्स में भी जब आपसे बात की जाएगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप इतनी ही चीजों की बात करेंगे। इसके अलावा जो चीजें हैं आप उनके बारे में, वो इन्हीं में कहीं ना कहीं मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जैसे गैस है, तो गैस के साथ हो सकता है किस रेट पे हो रही है उसके साथ कुछ साउंड आए आपकी, ठीक है। प्रेसिपिटेट हो रहा है, वहां पे कई बार दोनों चीजें भी होती है, प्रेसिपिटेट भी होगा, कलर चेंज भी होगा, दोनों चीजें हो सकती है। हीट जनरेट भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो रिलीज भी होती है। ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ आपके पास केमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जिन्हें आप जब कराएंगे तो वहां से आपकी गैस रिलीज होगी। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसमें सीधे एग्जांपल ही लेके आपको समझा देते हैं। सपोज आपने जिंक लिया, मेटल है, ठीक है, और इसको आपने डाइल्यूट HCl में डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ आपने इसे मिक्स कर दिया है बेटा, ठीक है। ये आगे मेटल में भी रिएक्शंस आएंगी, तो ये वहां पे जो है काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी ये है तो आगे फिर याद नहीं करनी है, सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होती है बेटा, तो आपके पास यहां पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये आपकी रिएक्शन होती है। और जब आप इसे बैलेंस करेंगे, अभी चिंता मत कीजिए, बैलेंस करना सिखाऊंगा, बट अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें और लिखी जाती हैं, जैसे जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो आप सॉलिड लिख दें तो अच्छा रहता है, फाइन। HCl जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, क्लियर है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, ये आपका जिंक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हम एसिड हमने लिखा ही हुआ है, ये हमारा जिंक क्लोराइड बना, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और अब देखिए, ये हाइड्रोजन गैस क्योंकि रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये उड़ जाएगी हवा में, तो इसके लिए आप इस तरह से एक सिंबल इक्वेशंस में बना दें तो अच्छा रहता है। जरूरी नहीं कि हर जगह मिले, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, बट आपकी इक्वेशंस में ये मेंशन होना चाहिए। अच्छी बात है, जिससे आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस बनी और ये उड़ गई, ठीक है। उड़ गई मतलब आपके जिस कंटेनर में थी, तो गैसेस आपको पता है डेंसिटी कम होती है, तो क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ओके। हाँ, अगर एयर से कम है तभी जाएंगी, नहीं तो नीचे बैठे रहेंगे, ओके। एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, इसमें हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। हाँ, और इसको आपने हीट कर दिया, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है, ओके। इसने आपको एक तो दिया कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में आपकी CO2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये CaO सॉलिड फॉर्म में आया और CO2 आपकी गैसियस फॉर्म में ये आपकी उड़ गई ऊपर, ठीक है। यस, तो ये आपकी हो गई इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये इस टाइप की एक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, जरूरी नहीं सारी रिएक्शंस में मिले, ठीक। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है सेकंड जो हमने आपसे कहा था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। अब बेटा जब आप लिखते हैं इक्वेशन, जब आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जगह सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस ये सब चीजें लिखी हों। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी आप दे दें, ये अच्छी बात है, ठीक। होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी आपको पता चलता है। बट अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर आपने नहीं भी लिखा ना तब भी वो सफिशिएंट है, क्योंकि उसने आपको क्या बताया कि कौन सा एटम कहां जाके रीअरेंज हो गया। केमिकल रिएक्शन इतना बात बताती है, ठीक है। हाँ, ये हम कहते हैं आपसे एडिशनली कि आपके पास अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस की तो आप उसे जरूर मेंशन करें। फाइन, ओके। तो प्रेसिपिटेट, यहां पे एक टर्म आ रहा है प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट? हाँ जी, प्रेसिपिटेट क्या होता है? ओके ओके, तो एक टर्म आपने बोला इनसॉल्यूबल सॉलिड, ठीक है। तो मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन को मिलाया और उससे एक सॉल्ट बना और वो सॉल्ट उसमें मिक्स नहीं होता, ठीक है, इनसॉल्यूबल नहीं है, वही बात जो मैं आपसे कर रहा था। तो वो क्या करता है, वो जनरली आपको सेपरेट दिखाई देगा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में आपके सॉल्यूशन में वो दिखेगा अंदर, बाकी सब कुछ जो है वो तो होगा ही होगा, बट वो उसमें नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर हैवी है डेंसिटी, फिर वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको 9 से पता है, अगर हैवी होगा तो नीचे चला जाएगा, लाइट होगा तो ऊपर फ्लोट करने लगेगा। फाइन, ओके। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल इसका लिखे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, क्या है, ठीक है। एंड लेड नाइट्रेट, अच्छा लेड नाइट्रेट का जरा आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा? So PbNO3 whole twice. PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। PbNO3 होल ट्वाइस, ऐसा कहा है इन्होंने मुझसे, ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझ में आई सबको? हाँ, पीरियोडिक टेबल में देखिए पीबी कहां पर है, खुद ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा बेटा। ये अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, ओके। अब जरा इसको देखिएगा, ये कैसे बनेगा, ये कुछ ये आ जाएगा, चेक कीजिए जरा। हाँ, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था रेडिकल्स की हम बात करते थे, SO4 माइनस माइनस, ठीक है, कुछ याद करने वाली चीजें थी, Cl माइनस और NO3 माइनस, ये हमें याद रखना है, ठीक। ये तीन सबसे ज्यादा आपके यूज में आएंगे, एक और कार्बोनेट वाला, तो CO3 माइनस माइनस। फाइन, ये हमारे रेडिकल्स कहलाते हैं जिनमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन रेडिकल्स में आपको ये याद है कि कितना चार्ज है, तो आप इसके साथ फिर वो अरेंज करा के आप सॉल्ट बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो इनको लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे तो जो आपके पास ये बना ना लेड आयोडाइड,
लेड आयोडाइड जो बना ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ये होता है आपका येलो प्रेसिपिटेट बेटा। और जब आप प्रेसिपिटेट की बात करते हैं तो ये आपका सेटल कर जाएगा। इसको इस वे में दिखाया जाएगा। पीपीटी अगर लिखा हुआ है डाउनवर्ड दिखाइए, गैस ऊपर जाएगी और इसको डाउन दिखा देंगे। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और रिएक्शंस भी हो सकती हैं, आगे बहुत सारी रिएक्शंस की बात करनी है, अभी इतना। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड के पॉइंट क्या लिखा था हमने? ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। फाइन, चेंज इन कलर की बात हमने कही थी। तो जब हम बात करेंगे बेटा चेंज इन कलर की, तो ऐसी रिएक्शन हमें लेनी पड़ेगी जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। फाइन, तो चलिए एक लिखिएगा, पहली रिएक्शन एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास फेरस है, आयरन नेल्स ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप कॉपर सल्फेट, हाँ, इसको एक्वस फॉर्म में लीजिए, पानी में घोल के ये बना लीजिए। ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा बेटा, ब्लू सॉल्यूशन होगा। फाइन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। जब आप इसमें आयरन डालेंगे थोड़ी देर के बाद आपकी रिएक्शन होगी और ये आपको दे देगा FeSO4 प्लस CuS, ठीक है। कॉपर सेपरेट हो जाएगा और ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइन, तो कॉपर का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और फेरस का ग्रीन सॉल्यूशन होता है। फेरस सल्फेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आपका ब्लू कलर जो था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन आपका, इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। और साथ में इसको अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी बुक में दिखाया होगा, यहाँ पे आपके पास ओके, पहले ब्लू सॉल्यूशन है, चलिए ब्लू कलर मेरे पास ये रहा, ठीक है। ये आपने लिया और आपके पास आयरन नेल होगी। आयरन नेल इनिशियली जो आपको दिख रही होगी वो कुछ इस तरह से ग्रे कलर की दिख रही होगी, ठीक है, ये मैंने दिखाई आपको। हाँ, अब क्या होगा, इसको आपने उठाना है, इसको आपने पकड़ना है और इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। जब आप इसे इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये कलर का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, इसमें कुछ चेंज आ गया होगा। ये कुछ ग्रीन कलर का ऐसे हो जाएगा। फाइन, रिएक्शन क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आया। कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। फेरस सल्फेट का कलर जो है वो ग्रीन कलर का होगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। और साथ में एक चीज और होती है बेटा, यहां पे ना आपको इसके ऊपर एक, हाँ, ब्राउन कलर की लेयर टाइप की आ गई होगी। कैसे आई होगी ये जो कॉपर है ना, कॉपर का कलर आपको पता होता है। अब ब्राउन ना कहिए, उसको कॉपर कलर कह लीजिए। आजकल तो शेड ऐसे ही बताए जाते हैं, बोले कॉपर कलर वाला शेड, तो ब्राउनिश सा जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो आपका नील के ऊपर चढ़ गया होगा, क्योंकि ये कॉपर है। फाइन, ओके। अच्छा, एक शायद आप घर पे कर पाए इस एक्सपेरिमेंट को, देखिएगा ये भी बढ़िया है। ये आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट घर पे है क्या? पर्पल कलर के छोटे छोटे हाँ फ्लेक्स टाइप के होंगे, बिल्कुल KMnO4, ठीक है। हाँ, जब आप इनको, अब ये जो होते हैं ना बेटा, ये पर्पल कलर मैंने अभी आपको बताया पर्पल कलर का है, ये पर्पल है। और इसको आप पानी में ले लीजिए, सॉल्यूशन बना दीजिए, ठीक है। और इसमें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहां से मिलेगा आपको? लेमन। लेमन। तो आप क्या कीजिए, रेड कलर का एक ग्लास में सॉल्यूशन बनाइए, पर्पल कलर का, रेड कलर का, जो भी बनेगा आपका, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डालिए, वो सारा का सारा जो है वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जादू आप घर पे दिखा सकते हैं। फाइन,
ओके, तो ये एक एग्जांपल है। और भी हो सकते हैं, बट अभी इतने काफी हैं। बाकी आगे जैसे जैसे चलेंगे वहां पे हम लिखेंगे ही, जब भी हमारा कलर चेंज होगा। जनरली कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम का हम कलर लिखें, ठीक। ओके, कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। बिल्कुल सही बात। सबसे पहला जो एग्जांपल इसमें आपका दिया जाता है, ठीक है, वो है आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम CaO और आपने लिया H2O, फाइन। और ये आपको क्या बना देगा? CaOH होल ट्वाइस। और जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो इसमें हीट बहुत गर्म हो जाएगा ये, और हो सकता है ये बबल्स भी फॉर्म होने लगे उस हीट की वजह से, प्लस हीट, फाइन। तो बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को करना पड़ता है, बिकॉज आपके जो कंटेनर होता है जिसमें आप ये रिएक्शन करा रहे हैं उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं मैंने हीट जो लिखा है ये किस साइड लिखा हुआ है? प्रोडक्ट की साइड, यानी फाइनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है? जरूरी नहीं कि टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज करे, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है जी, चलिए एक और रिएक्शन लिख लीजिए, एक और एग्जांपल लिख लीजिए इसका। हाँ, जिंक प्लस H2SO4। हाँ जी, ये आपका है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है सॉल्ट कौन सा बनना है? यस, यहां पर बनेगा बेटा ZnSO4, फाइन। यस, साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम एसिड के साथ बात कर रहे थे मेटल की, ये मेटल एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे इसको आगे। तो ये आप बिल्कुल यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? और अभी जैसे आप पूछ रहे थे तो ये आप एक्वस कह देंगे, यहाँ पे भी आप AQ लिख दें तो बेटर है। और जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सारी रिएक्शन सही है। इसके साथ यहां पे आपको हीट, कई बार ये लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता है, तो अगर ये हीट लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। फिर तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये क्या है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फाइन। तो यहां पर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, इनको लिखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, reactions in which heat is released। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। हीट अगर रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फाइन। अच्छा, दूसरी आपकी कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Reactions in which heat is absorbed, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और इसमें टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो जो भी पहले टेम्परेचर रहा होगा उससे टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हैं आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कई बार अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी CaCO3, ठीक है, प्लस हीट, ऐसे भी लिखते हैं। और ये आपको दे रहा है CaO प्लस CO2, ऐसे ही बताया था मैंने आपको।
ओके, ये गैसियस में है, इसको आपने ऊपर दिखा दिया, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक, हाँ, ये वाली रिएक्शन जो है ये आपकी कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो आइडियली उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बट ये हीट कहां चली गई, ये हीट चली गई इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। क्लियर, इन हीट जो आपने दी ये बॉन्ड को रीअरेंजमेंट करने में, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में चली गई, तो टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, इसी को आप कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो लास्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल से आपको समझा देते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास वैक्स है, फाइन, वैक्स जो है वो हाइड्रोकार्बन है, ये आपके पास सॉलिड स्टेट में होता है, और आप जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसका कंबशन होता है और ये आपका लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका लिक्विड फॉर्म में तो आपको H2O मिलेगा और गैस फॉर्म में आपको CO2। ये समझ में आया? तो आपके पास क्या था, सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट थे, जिन रिएक्शन के बाद वो आपको लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिले। तो हाँ, ये आपका पैराफिन वैक्स जनरली टर्म यूज होगा। और ये कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स में आता है बेटा। ठीक है, तो कार्बन की बहुत लंबी चेन, वो जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा उस समय समझाऊंगा डिटेल में। तो इतने आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो।